बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स इन रिसर्च। जब हम रिसर्च को पढ़ रहे होते हैं या प्रैक्टिकली रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमें कुछ पोर्शन ऐसा होता है जिसमें स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व होती है। तो उसकी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जो जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हम कोशिश करेंगे कवर करने की, तो उसका लेक्चर 1 है हमारे पास। आज स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास जो टर्म है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, पॉपुलेशन। ये आपने रिसर्च के अंदर भी पढ़ा था। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने रिसर्च के अंदर पढ़ी होंगी। ठीक है। तो वो स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए भी जरूरी है, बार बार उनका इंटरेक्शन होता रहता है उन चीजों का, रिसर्च का और स्टैट की टर्म्स का ना। तो फिर वो दोबारा भी पढ़ी जा सकती हैं। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं जी, पॉपुलेशन क्या होता है। द इंटायर ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स आर सब्जेक्ट्स दैट द रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग। कोई भी रिसर्चर जब कोई रिसर्च कर रहा होता है तो उसने खास तरह की पॉपुलेशन पर अपनी वो रिसर्च करनी होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई स्टूडेंट्स पर कर रहा है तो वो स्टूडेंट्स को देख लेगा, या तो वो ओवरऑल स्टूडेंट्स को ले लेगा, या फिर वो कह देगा मैंने मैट्रिक के स्टूडेंट्स पे करना है, मैंने मास्टर के स्टूडेंट्स पे करना है, मैंने ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स पे करना है। तो जब अगर फर्ज करें वो मैट्रिक के स्टूडेंट्स की बात करता है तो मैट्रिक के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, जितना भी एरिया वो सिलेक्ट करेगा, उस सारे एरिया के मैट्रिक के स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन होंगे। सैंपल उस पॉपुलेशन में से, चूंकि पॉपुलेशन में मौजूद हर इंडिविजुअल पर रिसर्च करना इंडिविजुअली पॉसिबल नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक्सपेंसिव होता है। इसलिए उस पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल उठा लिया जाता है, फिर उस पर रिसर्च करके जो रिजल्ट्स आते हैं उसको जनरलाइज कर दिया जाता है उस पॉपुलेशन पर। तो वो जो हम वहाँ जो होल पॉपुलेशन होती है उसमें से कुछ सैंपल ले रहे होते हैं, कुछ लोगों को सिलेक्ट कर रहे होते हैं या सबसेट ले रहे होते हैं, उसको बोलते हैं सैंपल। ये मैंने पिक्चर के साथ इसको वाज़ह करने की कोशिश की है। जो ऊपर वाली लाइन है वो पॉपुलेशन को जाहिर करते हैं और जो नीचे वाली उसमें से हमने एक सैंपल ले लिया। अब देखते हैं सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होता है। ये जो सैंपल निकालना होता है पॉपुलेशन में से, वो ऐसे नहीं निकाल लेते हम, मतलब कि बिना किसी लॉजिक के या बिना किसी तरीकाकार के निकाल लें और हम कहें जी ये हमारा हो गया सैंपल। ऐसे नहीं होता। उसकी प्रॉपर टेक्निक्स होती हैं, प्रॉपर तरीके होते हैं पॉपुलेशन में से सैंपल को निकालने के, सबसेट निकालने के, ताकि वो जो सबसेट है वो किसी भी तरह से हमारे रिजल्ट्स को इफेक्ट ना कर सके, वो रिप्रेजेंट करता हो उस पॉपुलेशन को। तो सैम्पलिंग क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप फ्रॉम द पॉपुलेशन। वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम पॉपुलेशन में से सैंपल को ले रहे होते हैं, उसको बोलते हैं सैम्पलिंग का प्रोसेस। सैम्पलिंग बोलते हैं उस प्रोसेस को। रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है, ये वो मेथड होता है, वो तरीका होता है, वो टेक्निक होती है सैम्पलिंग के, जिसके अंदर पॉपुलेशन में से हर किसी का चांस होता है कि वो जो है सैंपल का हिस्सा बन जाए। यानी कि हर किसी का चांस होता है कि वो सिलेक्ट हो सकता है। ये नहीं होता कि इस साइड वाले, राइट साइड वाले जो 3 लोग हैं, वो उनका चांस ही नहीं है, कोई भी चांस नहीं है कि वो पॉपुलेशन का सैंपल का हिस्सा बन सके। तो रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है कि आप इनमें से कोई किसी को भी उठा सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। जब आपके पास डिफरेंट मतलब कि डिफरेंट कैटेगरीज का डेटा होता है तो फिर आप उसके ग्रुप्स बना देते हैं। ग्रुप्स बनाने के बाद उसमें से आप रैंडमली सिलेक्ट कर रहे होते हो सैंपल को। ठीक है, उस ग्रुप को सब ग्रुप या स्ट्रेटा भी कहते हैं। उसके बाद सैम्पलिंग एरर। द डिफरेंस बिटवीन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सैंपल एंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। जब आप पॉपुलेशन में से सैंपल को सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपने जो सैंपल सेलेक्ट किया है उसके करेक्टरिस्टिक्स और पॉपुलेशन के करेक्टरिस्टिक्स में अगर डिफरेंस आ जाए, वो सही से रिप्रेजेंट ना कर रहा हो पॉपुलेशन को, या पॉपुलेशन को सही से, पॉपुलेशन की सही से नुमाइंदगी ना कर पाए वो सैंपल, तो उसको सैम्पलिंग एरर कहते हैं। पैरामीटर क्या होता है। Parameter are characteristic of a population such as mean, variance or proportion। पैरामीटर किसी भी पॉपुलेशन का एक वो कह सकते हैं करेक्टरिस्टिक होती है, जैसा कि मीन, वेरिएंस और प्रोपोर्शन, जो हमें एक खास जो आप कह सकते हैं करेक्टरिस्टिक के बारे में बता रही होती है, खास क्वांटिटी या क्वालिटी के बारे में बता रही होती है। उसके बाद स्टैटिस्टिक क्या होता है। अच्छा, करेक्टरिस्टिक ऑफ अ सैंपल सच एज सैंपल मीन, सैंपल वेरिएंस एंड सैंपल पॉपुलेशन। इन दोनों जो दोनों टर्म्स हैं ये आपस में रिलेट करती हैं। कैसे। पैरामीटर जो होगा ये वो क्वांटिटी होगी, वो मिकदार होगी जो हमें पॉपुलेशन से मिल रही होगी। ठीक है, जो हमें पॉपुलेशन से, जो होल अब हमारी आबादी होगी, होल हमारा सैंपल, मतलब कि आपका जो कंसिडरेशन होगी, आपकी मतलब जो भी चीज जिस पर आप कर रहे हैं, जिस एज पर, जिस करेक्टरिस्टिक्स के लोगों पर, या जिस
ग्रुप पर भी कर रहे हैं, वो सारे आपके पॉपुलेशन, उस पॉपुलेशन से जो क्वांटिटी हासिल होती है, मिकदार हासिल होती है, उसको पैरामीटर, और सैंपल से जो हमें क्वांटिटी हासिल होती है या कोई भी मिकदार हासिल होती है, उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था। उसके बाद है जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने बहुत सुना होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन शायद बहुत से लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता कि बेसिकली ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। तो अब देखेंगे जी नॉर्मल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज सिमेट्रिक एंड बेल शेप्ड। ये प्रोबेबिलिटी की आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है, जो कि एक सिमेट्री के फॉर्म में होती है, बेल शेप्ड होती है। इट इज आल्सो नोन एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी इसको जाना जाता है, आफ्टर द मैथमेटिशियन कॉल फ्रेडरिच गॉस। बेसिकली ये जो गॉसियन है ना, ये गॉस इसके जो जिसने ये दी थी, डेवलप की थी ये डिस्ट्रीब्यूशन, उसके फाउंडर का नाम है, तो इसलिए इसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। हु वाज डिस्क्राइब्ड इट, जिसने इसको दिया था। अच्छा, मैं पहले आपको थोड़ा सा एग्जांपल से समझा देता हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल अल्फाज में, ताकि आपको कोई इशू ना हो समझने में, इसको फर्दर इसको समझने में, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आपको आसानी हो जाए। नॉर्मल का क्या मतलब होता है? नॉर्मल का मतलब होता है जो चीज आम हमें मिल रही हो, जो नॉर्म्स पर पूरा उतर रही हो, जो रवायात पर पूरा उतर रही हो, जो मतलब के ठीक तरीके से सोसाइटी के अंदर अप्लाई हो जाए, मतलब कोई भी चीज जो नॉर्मल, आपको पता ही क्या होती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा कि हम जब भी किसी पॉपुलेशन को देखेंगे, तो उस पॉपुलेशन में हम ना तो कोई बहुत हाईएस्ट चीजों की तरफ जा रहे होते हैं, ना लोएस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ जा रहे होते हैं। ना हम हाईएस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ जाएंगे, ना लोएस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम आबादी के अंदर देखना हो कि बच्चे कितने हैं, ठीक है, बच्चे कितने हैं, तो ये नहीं होगा कि हम सिर्फ जो नॉर्मल जो होगी हमारी तादाद, हम कह दें कि बच्चों की है, या नॉर्मल जो पॉपुलेशन है वो बच्चे हैं, ठीक है, या हम ऐसा कह दें कि नॉर्मल जो है बूढ़े लोग हैं आबादी के अंदर। या आप अगर एवरेज निकालनी हो तो आपको पता चलेगा कि जो एवरेज होती है या एवरेज एज होती है वो आपको मिलेगी 20 to 30, ठीक है, किसी भी पॉपुलेशन के अंदर। ये नहीं होगा कि आपको नॉर्मल एज या एवरेज एज आपको मिलेगी मतलब कि 10 साल मिलेगी, ये एवरेज आपको 50 70 साल मिलेगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जब भी आपको पॉपुलेशन या पॉपुलेशन की एज को देखना होगा या एवरेज निकालनी होगी, तो आपको दरमियान वाला कोई नंबर मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम उस दरमियान वाले नंबर को देखें, तो हम कहेंगे जी ज्यादातर लोग यहाँ पर जो हैं ये 20 से 30 साल के लोग हैं। मैं पाकिस्तान की मिसाल देता हूँ आपको कि पाकिस्तान के अंदर जो ज्यादातर जो एवरेज एज के लोग पाए जाते हैं, वो ज्यादातर कहा जाता है कि यूथ पाई जाती है, ठीक है, ज्यादातर यंग लोग पाए जाते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर एवरेज की बात करें, तो हमें यंग एज देखनी पड़ेगी, यंग लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि हम बच्चों को कंसीडर कर लें, या ये नहीं हो सकता कि हम बड़ों को कंसीडर कर लें। मिसाल के तौर पर अब आपके पास ये समझ ले, ये लेफ्ट साइड वाला जो कोना है ये बच्चे हैं, ठीक है, ये राइट साइड वाला कोना जो है बहुत बूढ़े हैं। तो हमेशा आपको जो चीज मिलती है या हमेशा आपको जो चीज कंसीडर करनी पड़ती है वो नॉर्मल होती है, दरमियान सेंटर वाली, यानी कि जब एवरेज निकालते हैं तो सेंटर वाली वैल्यू निकलती है। इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन, मीडियन एंड मॉड आर ऑल इक्वल। इन सब ये सारे इक्वल होते हैं, लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, और सेंटर में पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, द स्टैंडर्ड डेविएशन डिटरमाइंस द विड्थ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन विद लार्जर स्टैंडर्ड डेविएशन रिजल्टिंग इन वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। ये वो कहते हैं कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये मतलब कि बता रहा होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ही ये हमें बेसिकली डिस्क्राइब कर रहा होता है कि जो वैल्यू है वो कितनी वेरी कर रही है आपके मीन से, ठीक है, या तो राइट साइड को वेरी कर रही है या लेफ्ट साइड को जा रही होती है। अच्छा, एन एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट्स इन पॉपुलेशन। अब आपको अगर पहले वाले एग्जाम्पल से समझ नहीं है तो यहां से आपको समझ आ जाएगी, परेशान नहीं होना। अब हम हाइट्स की बात करते हैं, हाइट की बात करेंगे पॉपुलेशन के अंदर। इफ वी वर टू मेजर द हाइट्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड प्लॉट देम ऑन अ ग्राफ, अगर हमने ग्राफ पर देखनी हो, द रिजल्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन वुड लाइकली टू बी बेल शेप्ड एंड अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। वो कहते हैं आपको हमेशा ही जब भी आप हाइट देखेंगे तो आपको बेल शेप एक चीज मिलेगी, ना तो बहुत छोटे मिलेंगे लेफ्ट साइड पे, ना तो बहुत बड़ी हाइट मिलेगी, आपको हमेशा
एक एवरेज मिलती है जब आप एवरेज देखते हो। द मीन हाइट, मिसाल के तौर पर अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो यहाँ पर जो एवरेज आपको हाइट मिलेगी वो 5.5 फुट के आसपास मिलेगी एवरेज हाइट, ठीक है। यानी कि आपको मैक्सिमम आबादी, अब इससे शायद आपको अच्छे से समझ आ जाए कि जो मैक्सिमम आबादी की या मैक्सिमम पॉपुलेशन की जो हाइट मिलेगी ना वो 5.5 फुट के आसपास मिलेगी, या थोड़ी सी कम या थोड़ी सी ज्यादा, ठीक है। तो मतलब कि अगर हमने एज वाइज लोगों को सेपरेट करना हो तो ना तो वो बहुत कम अब हाइट वाले इधर आएंगे, ना तो वो बहुत हाई मतलब कि ज्यादा हाइट वाले। हमेशा आपको एक सेंटर में नंबर मिलेगा, यानी कि 5.5 फुट का। अब उससे कुछ लोग 4 फुट के होंगे, कुछ लोग आपको 6 फुट के भी मिल जाएंगे, लेकिन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइट्स होगा वो आपको 5.5 फुट के आसपास मिलेगा। इसलिए फिर ये कर्व बन रही होती है इस तरह से बेल शेप। क्यों? क्योंकि आपके पास जो मैक्सिमम नंबर होता है, वो जो ज्यादा नंबर होता है किसी भी जगह पर हाइट का, वो एक ही तरह का होगा, यानी कि एक ही हाइट के आसपास घूम रहा होगा, इसलिए ये कर्व ऊपर को जाती है, ठीक है। अच्छा, द मीन हाइट वुड बी लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, सेंटर में होगी, विद रफली हाफ ऑफ द पीपल बीइंग टॉलर एंड हाफ बीइंग शॉर्टर, मतलब कि हाफ जो होंगे वो इससे छोटे होंगे, हाफ इससे बड़े होंगे। अच्छा, उसके बाद मतलब अगर 5.5 फुट हमने नॉर्मल रखा है या एवरेज रखा है तो आधे जो होंगे 5.5 फुट से कम होंगे, आधे 5.5 फुट से ज्यादा होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद द स्टैंडर्ड डेविएशन वुड डिटरमिन द रेंज ऑफ हाइट्स दैट आर कंसीडर नॉर्मल आर टिपिकल फॉर द पॉपुलेशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन ही ये बता रहा होता है, डिटरमिन कर रहा होता है कि नॉर्मल हाइट कौन सी है, ठीक है, या टिपिकल हाइट कौन सी पॉपुलेशन की। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज इंपॉर्टेंट इन स्टैटिस्टिक्स बिकॉज मैनी नेचुरल फिनोमिना एंड मेजरमेंट्स फॉलो दिस पैटर्न। वो कहते हैं इंपॉर्टेंट होती है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत से नेचुरल फिनोमिनाज या मेजरमेंट्स इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रही होती है, इंक्लूडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईक्यू स्कोर्स। आईक्यू स्कोर्स भी आपको इसी तरह से, मतलब एक उसका ग्राफ बनेगा, बॉडी टेम्परेचर उसका भी ऐसे ग्राफ मिलेगा, एंड एरर्स इन साइंटिफिक मेजरमेंट्स। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज द थ्योरेटिकल मॉडल फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और मुख्तलिफ चीज़ों को आपको मतलब बता रहा है कि कहाँ कहाँ ये यूज होता है, ठीक है जी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो चीज़ ज़्यादा एवरेज आपको मिलती है वो उसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और हाँ, जो आधे उसके लेफ्ट साइड पे होंगे, आधे राइट साइड पे होंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं जी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। Statistics used to describe the characteristics of a sample, such as measure of central tendency, mean, median, mode, and measure of variability, range, variance, standard deviation. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वो स्टैटिस्टिक्स है या वो तरीका है जो हमें सैंपल की करेक्टरिस्टिक्स बता रहा होता है, यानी कि डिफरेंट उसकी जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में बता रहा होता है। जैसे मीन, मीडियन, मॉड के बारे में हमें बता रही होती है ये स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, मीन, मीडियन, मॉड सेंट्रल टेंडेंसी होती है, और जो वेरिएंस, रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन है ये हमारे पास होता है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को भी याद रखना है, इसको नीचे हम देखेंगे लदा लदा करके दोनों को। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, आर अ सेट ऑफ टेक्निक्स यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स टू डिस्क्राइब एंड समराइज डाटा। डाटा को समराइज करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए यूज होती है। द मेन पर्पज ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक इज टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द डाटा सेट। ओवरव्यू देने के लिए यूज होती है। टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, पैटर्न्स देखने के लिए। ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप विद इन द डाटा, और आपस में रिलेशनशिप क्या होता है। एंड टू कम्युनिकेट द फाइंडिंग्स इन अ मीनिंगफुल वे, और जो हमें हमारे पास फाइंडिंग्स निकलती हैं उनको एक प्रॉपर वे में, एक मीनिंगफुल वे में दूसरों को बताना होता है कि रिलेशनशिप क्या बन रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है सम कॉमन टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड। कुछ इसकी जो टाइप्स होती हैं वो स्टैटिस्टिक्स की, जैसे कि ऊपर दो हमने देख ली है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, स्कैटर प्लॉट्स, बॉक्स प्लॉट्स, ठीक है। ये डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट आप कह सकते हैं कि डिफरेंट मेथड्स हैं डाटा को रिप्रेजेंट करने के, डाटा को समझने के, उनको कैलकुलेट करने के, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन
is a type of descriptive statistical analysis that displays the number of times each value or range of values appears in a data set। यानी कि डिफरेंट जो हमारे पास जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत सी वैल्यूज होती हैं, ठीक है, बहुत सारा डेटा होता है, उसको समराइज करके उसको ऑर्गेनाइज करके रिजल्ट्स को निकालना वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे हम टेबल वगैरह बनाते हैं उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स के अंदर जब हम रिजल्ट्स निकाल रहे होते हैं या रिसर्च के अंदर जब एनालिसिस कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए डेटा को मैनेज कर रहे होते हैं, समराइज कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, वो सारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप्स कौन सी है? अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें अनग्रुप डेटा को डील किया जाता है, और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें ग्रुप डेटा को डील किया जाता है। दिस इज यूज्ड फॉर स्मॉल डेटा सेट, ये स्मॉल डेटा को यूज की जाती है स्मॉल डाटा के लिए। अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है विद द लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज, द डाटा इज लिस्टेड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वैल्यू रिकॉर्डेड नेक्स्ट टू इट, और मतलब कि आगे उसकी फ्रीक्वेंसी भी लिखी जाती है। उसके बाद हमारे पास ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज यूज फॉर लार्ज डेटा सेट। जब लार्ज डेटा सेट आ जाएगा ना तो फिर उस वक्त हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ग्रुप डेटा जिसको कह देते हैं, ग्रुप डेटा के लिए जो टेक्निक यूज होती है। द डेटा इज डिवाइडेड इनटू इंटरवल्स और क्लासेस, फिर इसको और हम जब टेबल बनाते हैं तो आपको याद होगा कि इंटरवल बनते हैं, क्लासेस वगैरह बनती हैं, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वैल्यूज फॉलिंग इनटू ईच इंटरवल इज रिकॉर्डेड, और जो फ्रीक्वेंसी वैल्यूज होती हैं वो नोट की जाती हैं हर वैल्यू की। अच्छा, अब देख लेते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो हमने ऊपर पढ़ा जिसके अंदर मीन मीडियन मॉड आ जाता है। अच्छा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर स्टैटिस्टिकल मेजर्स दैट डिस्क्राइब वेयर द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लोकेटेड। ये हमें बेसिकली सेंट्रल वैल्यू दे रहा होता है। जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है ना, इसके अंदर जितनी भी टेक्निक्स होगी ये आपको सेंट्रल वैल्यू दे रही होगी, ठीक है, दरमियानी वैल्यू दे रही होगी। इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास मीन। मीन क्या होता है? द मीन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप ऑल द स्कोर्स, तमाम वैल्यूज को ऐड करके जित नंबर ऑफ वैल्यूज पर डिवाइड कर देना, वो कहलाता है मीन। यानी कि तमाम वैल्यूज, अगर आपके पास 7 वैल्यूज है, 5 वैल्यूज है, 5 वैल्यूज को आपने ऐड करना, ऐड करके उस 5 पर डिवाइड कर देना, जो आपके पास आंसर आएगा वो मीन होगा। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में भी दिया गया है कि ये हमारे पास 5 वैल्यूज हैं, ठीक है, 5 वैल्यूज को ऐड किया, ऐड करने के बाद उसको 5 पर डिवाइड कर दिया, 31.6 आपके पास आंसर आ गया, ये होगा मीन। अब आ जाते हैं मीडियन। The median is the middle score in a distribution. To calculate the median, the data must be ordered from lowest to highest. इसमें उसको मतलब कि एक तरतीब में लिखा जाता है, सीक्वेंस में, एंड द मिडल स्कोर इज आइडेंटिफाइड, यानी कि इसको सीक्वेंस में लिखा जाता है और उसके बाद जो मिडल स्कोर होता है, दरमियानी वैल्यू, उसको निकाला जाता है। इफ देयर इज एन इवन नंबर स्कोर, अगर इवन नंबर हो तो उसको और तरह से किया जाता है। इवन नंबर होगा तो सेंटर वाली दो वैल्यूज को प्लस करके उनको ऐड करके 2 पर डिवाइड कर दिया जाता है, जो वैल्यू आती है वो मीडियन होता है। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर हमारे पास है 8 वैल्यूज, यहाँ पर 8 वैल्यूज, सॉरी, हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, सॉरी, 2 3 थी 3 और 3 6। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है, the simple median is the middle value of the unordered data. For example, let's say have following data. अब यहाँ पर हमारे पास है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये 6 नहीं 5 वैल्यू होनी चाहिए थी। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास है 5 वैल्यूज, अगर हमने इसको मतलब कि तरतीब में कर दिया है तो अब यहाँ हमारे पास सेंटर वाली जो वैल्यू है वो है 7, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 7 आएगा। यहाँ पर मिस्टेक हुई है थोड़ी सी। अब यहाँ पर आपके पास 7। अब यहाँ पर अगर हमारे पास इवन नंबर हो, ठीक है, यानी कि 6 वैल्यूज है हमारे पास, ठीक है, 6 वैल्यूज है हमारे पास, तो अब 6 वैल्यूज को हम कैसे करेंगे? 6 वैल्यूज में जो सेंटर वाली दो वैल्यूज है ना, यानी कि हमारे पास जो 6 और 8 है, इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 2 पर डिवाइड कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। ये हमारा मीडियन होगा, ठीक है जी। अब आ जाते हैं मॉड की तरफ। मॉड क्या होता है? द मॉड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग स्कोर इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन हैव वन मोड, टू मोड्स और मोर देन टू मोड्स। एक मोड भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसको मल्टी मोड, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। द मोड इज यूज्ड व्हेन आइडेंटिफाइंग द मोस्ट कॉमन स्कोर्स इज इंपॉर्टेंट सच एज इन कैटेगरी, सच एज इन अ कैटेगोरिकल वेरिएबल। मतलब कि जब आप
द मोड इज यूज्ड व्हेन आइडेंटिफाइंग द मोस्ट कॉमन स्कोर इज इंपॉर्टेंट। ये उस वक्त यूज किया जाता है जब हमारे लिए जो मोस्ट कॉमन स्कोर होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यानी कि आपके पास बहुत सारी वैल्यूज है, अब आप देखना चाहते हैं कि इनमें से जो मोस्ट कॉमन, जो जितनी ज्यादा दफा आया हुआ है, जो ज्यादा दफा आया हुआ है वो वैल्यू हमें चाहिए, तो उस वक्त इसको यूज किया जाता है, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके। दीज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी प्रोवाइड वैल्यूएबल। अच्छा, ये यहाँ पर, अच्छा, अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल हमारे पास मॉड है, ये हमारे पास वैल्यूज हैं 10 वैल्यूज, इसको हमने क्या कर लिया, इसको हमने सीक्वेंस में लगा लिया, यानी कि तरतीब से 0 1 2 2 2 3 3 4 4, ये वाली हमारे पास वैल्यूज थी, मतलब 3 दफा 4 आया। अब हम देखेंगे कि इसमें जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है वो कौन सी है। मोस्ट रिपीटेड जो वैल्यू है हमारे पास वो है, to find the mode identifying the number that appears most frequently in the data. In this case the mode is 2 because it appears 3 times, which is more than the। अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो है, हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 2, क्योंकि जो 2 है ना वो 3 दफा आया है, ठीक है, और कोई भी नंबर हमारे पास 3 दफा नहीं आया, तो हम कहेंगे जी हमारा जो आंसर है वो है 2, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल में मुझे लगता है लिखते वक्त कुछ मिस्टेक हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं जनाब 1, एक दफा फिर लिख देते हैं, कोई मसला नहीं, अगर गलत हो गया तो हम ठीक कर लेंगे। अच्छा, अब हमारे पास जो सबसे ज्यादा दफा नंबर है वो 2 आया है, 2 हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, वही हमारा मॉड होगा, जितनी ज्यादा दफा आया होगा। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ 3 दफा, 3 जो है 4 दफा आया होता, तो फिर हमारे पास 3 हो जाता, मतलब हमारा मॉड। अगर फर्ज कर लेते हैं यहाँ 3 जो है 3 दफा आ गया है, ठीक है, सॉरी, 3 भी 3 दफा आ गया है, तो हम क्या करेंगे, हमारा पास जो मॉड आ जाएगा वो फिर आ जाएगा जनाब, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, यानी कि 2 मॉड आ जाएंगे हमारे, ठीक है। तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने देख लेना, बहुत आसान सी चीज है। अच्छा, उसके दीज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैन प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट अ डेटा सेट। मतलब वही वाली चीजें कि इंपॉर्टेंट डेटा देता है आपको, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू आल्सो कंसीडर मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी एंड द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन टू गेट अ फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा। कहता है कि आपको मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी भी देखना पड़ती है, ठीक है, अगर आप शेप भी देखना पड़ती है, अगर आप इसको, जो आपका एनालिसिस है या डेटा है उसको बेहतर तौर पर समझना चाहते हैं। अब हम मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी को देख लेते हैं। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी क्या है? Measures of variability are statistics that describe how spread out or disappeared a set of data is। ये हमें बताता है कितना डेटा हमारा spread out है या disappeared है, ठीक है। The most common measures of variability include the range, इसके बाद इंटर क्वार्टाइल रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इन क्वार्टाइल है इसको छोड़ें, ये नहीं आपके काम की चीज़ अभी फिलहाल। वेरिएंस और स्टैंडर्ड है, 3 को देखेंगे। रेंज क्या होती है? दो जो वैल्यूज होती हैं, द रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन, दो वैल्यूज का जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास रेंज होती है। हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज इन अ डाटा सेट, while it is a simple measure of variability, it is very sensitive to outliers and may not be good representations of the variability of the data set। मतलब कि ये मोस्ट कॉमन या मोस्ट आप कह सकते हैं सिंपल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है, लेकिन ये आपको कह सकते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आप कहें कि ये आपको बहुत अच्छा डेटा के बारे में बता सकती है। तो दो वैल्यूज को जब आप इस तरह से माइनस करते हैं तो जो आपके पास आंसर आता है वो आपका क्या होता है? रेंज होती है, ठीक है। हाँ, यानी कि आपने हाईएस्ट वैल्यू ले ली, लोएस्ट वैल्यू ले ली, उन दोनों को माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया? 17। तो ये आपको वो कहता है कि ये आउटलायर से सेंसिटिव होती है, यानी कि जब कोई बहुत हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी या बहुत लोएस्ट वैल्यू हो जाएगी तो उससे फिर क्या है, इफेक्ट हो जाती हैं चीज़ें। अब ये देखिए, ये 5 है, ये 22 कितना बड़ा है, दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है, तो इससे कहता है कि इशू बन जाता है। तो ये बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वेरिएंस। द वेरिएंस इज अ मेजर ऑफ हाउ मच द डेटा डेविएट फ्रॉम द मीन। वेरिएंस हमें बताता है कि जो मीन से डेटा कितना वेरी कर रहा है, कितना मतलब डेविएट कर रहा है, कितना आगे या पीछे है, जो हमारे पास मीन निकलता है। इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द सम ऑफ द स्क्वायर डिफरेंसेस बिटवीन ईच डेटा पॉइंट एंड द मीन एंड डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ द डेटा पॉइंट्स। मतलब ये तरीका बताया है कि किस तरह हम इसको मालूम करते हैं। ये अभी देखते हैं कैसे मालूम करते हैं। अगर हमने वेरिएंस मालूम करना है, लेट्स से यू हैव अ डेटा सेट ऑफ एग्जाम स्कोर्स आउट ऑफ 100 फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। आपके पास 100 में से ये स्कोर हैं डिफरेंट बच्चों के, ठीक है। अब आपने इसका वेरिएंस निकालना है, ठीक है। द वेरिएंस ऑफ दिस डेटा, हम क्या करें, सबसे पहले तो इसको डिवाइड करके इसका मीन निकालेंगे,
ठीक है, 85 आ गया। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट द मीन फ्रॉम द ईच डेटा पॉइंट। हम जो मीन को सारे जो हमारे पास डेटा है उनमें से माइनस करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये माइनस में वैल्यूज आ जाएंगी। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, स्क्वायर ईच डिफरेंसेस, जो हमारे पास आंसर आया है माइनस करके उन सबका हमने स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, ऐड अप द स्क्वायर डिफरेंसेस, उन सबको ऐड कर लिया, हमारे पास आंसर आ गया ये वाला। ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिवाइड द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स -1। अब इसको क्या करना है, हमने इस तरह से मतलब इसको डिवाइड कर देना है 4 पे। इस तरह हमारे पास ये आ जाएगा, ये आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, सो द वेरिएंस ऑफ दिस डेटा इज, ये वाला हमारे पास वेरिएंस आ गया है। अच्छा, वेरिएंस मालूम करने के भी दो तीन फार्मूलाज हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपको मैंने सिंपल वे में बता दिया कि वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं, तो मतलब कि एक एग्जांपल देनी थी तो उस एग्जांपल से आपको समझा दिया। अदरवाइज जब हम स्टैटिस्टिक्स में या एनालिसिस करने की तरफ जाते हैं तो हम डिफरेंट फार्मूलाज को अप्लाई कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। अब जो आपके पास वेरिएंस आ गया ना, उसी के आप जो स्क्वायर रूट ले लेते हो तो आपके पास आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है जब आप उस वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेते हो। तो वेरिएंस जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मालूम हो गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ऑटोमेटिकली मालूम हो जाएगा। इट इज अ कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी बिकॉज इट इज एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट्स एज द ओरिजिनल डेटा। मतलब कि इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये उसी यूनिट में मालूम होता है जो इसमें डेटा होता है, एंड इज इजियर टू इंटरप्रेट देन द वेरिएंस। वेरिएंस के मुकाबले में इसको इंटरप्रेट करना ज्यादा आसान होता है स्टैंडर्ड डेविएशन को। ठीक है, उसके बाद ये हमें बता रहा होता है कि मीन से कितना डेटा जो है वेरी हुआ है। अच्छा, एग्जाम्पल, अब मतलब कि जो हमारे पास 62.5 आंसर आया है, इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 7.91 आंसर आ जाता है। तो इस तरह से आप स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अपने पास हम डिफरेंस देख लेते हैं, आपको मजीद अच्छे से समझ आ जाएगा कि मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में डिफरेंस क्या है। Measure of variability and measures of central tendency are two different types of descriptive statistics। दो टाइप्स हैं descriptive statistics की, used in statistics to describe data। डेटा को ही मतलब कि डील करने में ये आपको मतलब यूज होती है। ठीक है, कुछ डिफरेंसेस है। यहाँ पर डेफिनेशन की बात की जाए तो सेंट्रल टेंडेंसी आर स्टैटिस्टिक्स दैट रिप्रेजेंट द सेंटर और मिडल ऑफ द डाटा सेट। ये आपको सेंट्रल वैल्यू जब मिडल वैल्यू देती है। While measures of variability are statistics that represent how spread out or disappeared the data is। मतलब कि डाटा किस हद तक स्प्रेड हो रहा है या किस हद तक सिक्वीज हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, या मतलब फैल रहा है या सिकुड़ रहा है, ये आपको बता रहा होता है जो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी है, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस वगैरह और रेंज वगैरह आते हैं। अच्छा, मैं फॉर एग्जांपल, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इंक्लूड मीन, मीडियन और मॉड है। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी रेंज, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पर्पस। पर्पस क्या होता है इन दोनों का, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर यूज्ड टू समराइज द टिपिकल और सेंट्रल वैल्यू ऑफ द, सेंट्रल वैल्यू देती है। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी आर यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ मच डेटा डेविएट्स फ्रॉम द टिपिकल और सेंट्रल वैल्यू, कि सेंट्रल वैल्यू से किस तरह से कितना डेटा डेविएट कर रहा है, ये हमें मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी बता रही होती है, यानी कि कितना वेरी कर रहा है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन की बात की जाए, measures of central tendency can give an idea of what value is typical or representative of the data set। ये हमें बता रही होती है सेंट्रल टेंडेंसी, ये आइडिया दे रही होती है कि कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट करती है डेटा को। while measures of variability can give an idea of how much data varies around the central value। वो हमें बता रही होती है कि जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू कौन सी है, और ये जो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी हमें बता रही होती है कि वेरी कितना कर रही है सेंट्रल वैल्यू से, कितना आगे को जा रही है वैल्यू या कितना पीछे को आ रही है। ठीक है, यानी कि कितनी बढ़ रही है या कितनी कम हो रही है। उसके बाद हमारे पास इन समरी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्क्राइब द टिपिकल और सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट, while measures of variability describe how spread out the data is around the central value। both types of statistics are useful for describing the and summarizing the data and are often used together to provide a more complete picture of a data set। दोनों अगर आप कहते हैं कि अगर आप दोनों को यूज करते हैं तो ही आप एक बेहतर आइडिया लगा सकते हैं अपने डेटा का, या अपने जो एनालिसिस कर रहे हैं जो भी आपके पास चीज़ें हैं वो उसका बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास लास्ट एक टर्म पढ़ेंगे हम, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसको देखते हैं।
इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स यूज्ड टू मेक इन्फरेंसेस आर प्रेडिक्शंस अबाउट द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सैंपल। सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर हम पॉपुलेशन के बारे में डिफरेंट प्रिडिक्शंस कर रहे होते हैं, इन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं। उनको आप कह सकते हैं कि इंटरप्रेट कर रहे होते हैं पॉपुलेशन को ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल। सैंपल की बेस पे हम जो पॉपुलेशन को समझ रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ग्रुप के में भी आंसर पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।